एपिसोड 170 टू बी कंटिन्यूड। अपनी बेटी को पाने का जुनून अनिरुद्ध अभय की आंखों में देख पा रहा था और आज इतने सालों के बाद उसने अभय को इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देखा। वो अपने मन में प्रे करने लगा, हे भगवान, इन दो बिछड़े हुए प्रेमी को फिर से मिला दो, इनके परिवार को पूरा कर दो, क्योंकि इन दोनों की वजह से वो बेचारा बच्चा अयांश भुगत रहा है। उस बच्चे को कंप्लीट फैमिली दे दो। अभय केबिन से बाहर जाने लगा तो अनिरुद्ध ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? बेटी मैंशन, अपनी बीवी और बेटे को लेने के लिए। अब मैं उनसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। अभय ने जवाब दिया तो अनिरुद्ध ने उसे जाने से रोक दिया और उसे समझाने लगा, भाई शांत हो जाइए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए वरना सब बिखर जाएगा। आपको पहले अपने बेटे को अपने फेवर में करना होगा ताकि भाभी आपके साथ रहने के लिए आसानी से राज़ी हो जाए, क्योंकि इतने सालों की नफ़रत कम नहीं होगी भाभी के दिल में आपके लिए इतनी आसानी से। आप भाभी को अभी मत शो होने दीजिए कि आपको पता चल गया है अयांश के बारे में। पहले आप अयांश का दिल जीतिए। भाभी को मनाने का काम अयांश का होगा, क्योंकि अब भाभी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ही बात मानती हैं और किसी की नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि सबसे बड़ी नागिन तो अभी घर में ही बैठी है, आप जिसमें आपके और भाभी के रिश्ते को डसा है। अनिरुद्ध के समझाने पर अभय सोच में पड़ गया। काफ़ी गहराई तक सोचने के बाद अभय ने मन बनाकर कि वो सबसे पहले अयांश का दिल जीतेगा और अगर उससे हो सकेगा तो आयशा का दिल भी जीतने की कोशिश करेगा। वहीं राठौड़ मैंशन में कुसुम आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर रही थी। वो अपने मन ही मन में उस दिन को कोस रही थी जब उसने अभय के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए थे। वहीं उसे अब मन ही मन इस बात का डर था कि कहीं अभय आयशा को घर वापस ना ले आए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो उसकी बरसों की करी मेहनत पर तो पानी ही फिर जाएगा। तभी कमरे में गीतांजलि दाखिल हुई, हाथ में खाने की प्लेट लिए। उसने कुसुम के सामने खाने की प्लेट रख दी और बोली, खाना खा ले, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे में। गीतांजलि की तरफ देखे बिना ही कुसुम ने जवाब दिया, अपना ये नाटक हमारे सामने मत करना, ये सब आपकी और दादी सा की वजह से हुआ है। आप दोनों ने कहा था कि आयशा अभय की ज़िंदगी से दूर चली जाए तभी अभय हमारी कदर करेंगे, हमें वो प्यार देंगे जो प्यार वो आयशा को दिया करते थे, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो आपके बेटे की ज़िंदगी में बस एक रखेल बनकर रह गए और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा और कोई औकात नहीं है हमारी इनकी ज़िंदगी में। अरे इज़्ज़त तो हमें आज भी उस आयशा को ही देते हैं, हमने तो खुद ही ज़िद में आके हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। इतना कहते ही कुसुम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी गीतांजलि बोली, तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बाद होने में अकेले तुम खुद जिम्मेदार नहीं हो, मैं और मासा भी जिम्मेदार हैं। हमें लगा कि अभय के लिए जो फ़ैसला हम ले रहे हैं वो सही है, मगर हम गलत थे। अभय के पास रहकर, उसके साथ रहकर भी हम लोग हार गए और आयशा अभय से बरसों दूर रहने के बावजूद भी जीत गई। इसे कहते हैं प्यार की ताकत। इसलिए अभय हम तीनों को इतना टॉर्चर करता है। गीतांजलि की बातें सुनकर कुसुम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। वो उससे बोली, अभय हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, समझिए आप। हम उनका टॉर्चर पूरी ज़िंदगी सह लेंगे, लेकिन उन्हें इस रिश्ते से कभी आज़ाद नहीं करेंगे। कुसुम को इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हुए देख गीतांजलि ने अपने मन में कहा, बोल तो ऐसे रही है जैसे कि इस रिश्ते की डोर इसके हाथ में है, जबकि ये बात तो ये खुद भी अच्छे से जानती है कि अभय एक सेकंड नहीं लगाएगा इसे अपनी ज़िंदगी से लात मार कर निकालने में। लगता है कि पागल होने लगी है अब ये। गीतांजलि को कहीं खोया हुआ सा देख कुसुम बोली, कहाँ खो गई आप? नहीं कहीं नहीं, तुम खाना खा लो, मुझे और भी काम है। इतना कहकर गीतांजलि कमरे से बाहर चली गई। वहीं बेदी मैंशन में अयांश तेज़ तपती धूप में अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था। आयशा इस वक्त घर में अंदर बैठकर ज़रूरी काम कर रही थी ऑफिस का, और आयशा अपनी क्लिनिक गई हुई थी। तभी अयांश की बिल्ली मेन गेट से बाहर भाग गई। उसे पकड़ने के लिए अयांश भी मेन गेट से बाहर निकल गया। बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में अयांश घर का मेन गेट ही भूल गया कि वो घर से काफ़ी दूर आ चुका था अब। अरे मैं तो घर का रास्ता ही भूल गया, मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी, अयांश खुद से बोला और वापस से उसी रास्ते चलने लगा जहाँ से वो आया था। मगर उसे अपना घर याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लगभग उस एरिया में मौजूद घर एक जैसे ही दिखते थे, हाइट में और कलर में।
सेम टू सेम। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से बाहर अनिरुद्ध उतरा। अयांश अनिरुद्ध को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो उससे डर गया। डर के कारण वो सहम सा गया। उसके चेहरे पर वो डर का भाव अनिरुद्ध ने नोटिस कर लिया था, मगर उसका इंटेंशन अयांश को डराने का तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या हुआ बेटा, आप कहीं खो गए हो क्या? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। तो अयांश ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आपको आपका घर नहीं मिल रहा है क्या? क्या आप अपने घर का रास्ता भूल गए हो? अनिरुद्ध ने अब भी अपनी टोन नर्म करते हुए उससे कहा। आपको कैसे पता कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ? अयांश ने हिम्मत करके अनिरुद्ध से पूछा। तो वो हल्का सा मुस्कुराया और अयांश से बोला, क्योंकि आपके फेस को रीड करके ही मुझे पता चल गया कि आप कहीं खो गए हो। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर अयांश उसे घूरने लगा। तो अनिरुद्ध ने उससे बोला, क्या हुआ बेटा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे किडनैपर समझ रहे हो? अनिरुद्ध ने जैसे ही खुद के लिए किडनैपर कहा, अयांश ने झट से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी बात पर अनिरुद्ध हल्का सा हंसा और अयांश को के लेवल जितना झुक कर उससे बोला, बेटा मैं आपकी मामा को जानता हूँ। अनिरुद्ध ने जैसे ही उससे ये बात कही तो अयांश पीछे हट गया और बोला, अपनी भौं सिकोड़ते हुए, अच्छा जरा बताना मेरी मम्मा का नाम, तो मैं जानूँ कि आप मेरी मम्मा को जानते हो। अयांश से तो अनिरुद्ध ऐसे ही सवाल की उम्मीद कर रहा था। हल्का सा हंसा और उससे बोला, अच्छा तो अगर मैं आपको आपकी मम्मा का नाम बता दूंगा तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? अनिरुद्ध की पूरी बात सुनने के बाद ही अयांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आपकी मम्मा का नाम है आयशा। अनिरुद्ध ने जैसे ही अयांश को उसकी माँ का नाम बताया तो वो उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूरने लगा। और आपकी मासी का नाम है सायशा। आपके दो मामा हैं, आपके बड़े मामा अमन और छोटे मामा करण। अनिरुद्ध ने जब अयांश को उसके दोनों मामा और मासी के एग्जैक्ट नाम बताए तो वो खुले मुंह के साथ उसे ही देखता रह गया। उसके फेस को रीड करके ही अनिरुद्ध समझ चुका था कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। अब तो यकीन हो गया आपको मुझ पे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। अनिरुद्ध ने अयांश से कहा तो वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसे फिर से घूरने लगा। और मैं तो आपके पापा को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। अनिरुद्ध ने जब अयांश के सामने उसके पापा का जिक्र किया वो अपने मन में ही सोचने लगा, आखिर ये इंसान कौन है जो उसकी माँ और पापा यहाँ तक कि उसके ननिहाल में भी सबको जानता है। वहीं अभी तक तो अनिरुद्ध भी समझ चुका था कि आखिर अयांश अपने मन में क्या सोच रहा है, इसलिए उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू करी। वो अयांश से बोला, आप मुझे चाचू बुला सकते हो क्योंकि मैं आपके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। अनिरुद्ध को ऐसे कहते देख अयांश ने उसकी बहुत बंद कर दी, ये कहकर कि मगर अंकल मेरे पापा तो भगवान जी के पास रहते हैं उनके घर में, क्या आपको ये बात नहीं पता कि मेरे पापा अब नहीं हैं? अयांश के मुंह से ये बात सुनकर अनिरुद्ध को काफ़ी बुरा लगा अपने भाई के लिए, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अपनी माँ, दादी और कुसुम पर आ रहा था, क्योंकि उन्हीं तीनों की वजह से आयशा ने अभय को इतनी बड़ी सज़ा जो दे दी थी, अपने बेटे को ये बात बताकर कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि असल में झूठी थी। फिर भी अनिरुद्ध ने बात को संभाला और अयांश से बोला, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन उनके चले जाने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अनिरुद्ध ने भी अयांश को बड़ी ही समझदारी के साथ जवाब दिया ताकि वो अब उससे और ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। अयांश को भी आसानी से अनिरुद्ध पर यकीन हो गया कि वो उससे सच बोल रहा है, क्योंकि असल में तो उसे ये बात पता ही नहीं थी कि असल में अनिरुद्ध अभय का ही छोटा भाई है। तभी अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, आपकी मदर आपका वेट कर रही होंगी ना। फिर उसने अयांश को पैसेंजर सीट पर बैठाया और उसकी सीट बेल्ट को ठीक तरह से बांध दिया। अनिरुद्ध अयांश को अपने घर लेके जा रहा था। असल में पूरे रास्ते भर अयांश ने बकबक करके अनिरुद्ध के कान जो खा लिए थे, क्योंकि वो उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था।
अनिरुद्ध को उसकी बक सुनने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, या यूँ कहा जाए कि उसे अयांश पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। और आता भी क्यों नहीं, आखिरकार अयांश उसके बड़े भाई का जो बेटा है। तभी एक सवाल अनिरुद्ध ने भी उससे किया, वैसे आप अपने घर बिना किसी को बताए बाहर निकले थे क्या? तो अयांश ने उसे जवाब दिया, अरे वो असल में तो मैं अपनी बिल्ली को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकला था। मेरी बिल्ली घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी, और भी मैं भी उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर आ चुका था। बस इतनी में मैं घर का रास्ता भूल गया। अयांश का जवाब सुनने के बाद अनिरुद्ध ने उससे और कोई सवाल नहीं किया, और कुछ ही देर में अनिरुद्ध अयांश को लेकर राठौड़ मैंशन पहुंचा। मैंशन मेरी मैंशन जितना ही काफ़ी बड़ा और आलीशान था, मगर अयांश को मैंशन की कॉर्क से निहारने में फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा घर देखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो पैदा ही महल में हुआ था। घर के अंदर कदम रखते ही अयांश ने अनिरुद्ध से कहा, चाचू ये मेरा घर नहीं है, आप मुझे कहाँ ले आए? अयांश के चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे पड़ रहा था। इतने में वहाँ पर गीतांजलि, जानकी देवी, मानव और कुसुम भी आ गए। अयांश को देखते ही गीतांजलि और जानकी देवी काफ़ी खुश हो गए। उससे मिलकर उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका अयांश के साथ कोई गहरा रिश्ता है। वहीं मानव ने तो अयांश को देखते ही मुंह बना लिया। तभी अनिरुद्ध की नज़र कुसुम पर पड़ी। उसने अपना सिर पल्लू से ढकाया हुआ था, जो कि आमतौर पर वो ऐसा करती नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे समथिंग फिशी वाली वाइब आ रही थी, मगर इस वक्त उसका मेन फोकस था सिर्फ अयांश पर। गीतांजलि अनिरुद्ध से बोली, अनिरुद्ध बेटा, तू दिल्ली कब आया, और ये बच्चा तुझे कहाँ मिल गया? अनिरुद्ध गीतांजलि को ये सवाल करता देख अनिरुद्ध ने बस एक लाइन पर जवाब दिया, आज ही आया हूँ। आप लोग रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट कीजिए, घर नन्हा मेहमान आया है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इसकी। आ गई आपको मेरी बात समझ? मानव एक बात काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि इसके चाचू उससे कोई बात नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही अपने चाचू से बात की शुरुआत करे। हेलो चाचू, कैसे हो आप? अनिरुद्ध के कानों में मानव की आवाज़ पड़ी, तो उसने देखा कि मानव सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसी की तरफ आ रहा था। मानव को देखकर अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराया और उससे बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मानव ने अयांश को घूरते हुए अपने चाचू को जवाब दिया। तभी कुसुम अनिरुद्ध से बोली, देवर सा, अपनी भाभी सा से नहीं मिलेंगे आप? मगर अनिरुद्ध ने कुसुम को इग्नोर किया और अयांश से बोला, आओ बेटा, आप यहाँ सोफे पर बैठो। अयांश ने भी अपना सिर हिलाया और सोफे पर जाकर बैठ गया। मगर जब से अयांश राठौड़ मैंशन आया था, तब से उसे दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी थी। कि पहली तो ये कि आखिर अनिरुद्ध ने क्यों उससे ऐसा कहा था कि वो उसे चाचू बोले, और दूसरी ये कि आखिर उसकी माँ क्यों उसके बाप से इतनी नफरत करती है। कुसुम को देखते ही वो समझ गया कि मानव अभय और कुसुम का बेटा है। कुसुम वही औरत है जिसके चक्कर में अभय ने उसकी माँ को धोखा दिया था। कुसुम को एकटुक देखने के बाद अचानक से अयांश ने कुछ नोटिस किया और तिरछी मुस्कान के साथ अपने मन में बोला, होम ब्रेकर आंटी, अब देखो आयु आपको कैसा मज़ा चखाता है। मज़ा ही आ जाएगा आपको, तो मज़ा ही आ जाएगा मुझे तो। मगर इतनी देर में वहाँ पर गीतांजलि और जानकी अयांश के लिए तरह तरह के पकवान ले आई, जिसे देखते ही अयांश का मन चंचल हो उठा। उसके मुंह में पानी आने लगा। अपनी जीभ से अपने होठों को साफ करते हुए उसे मानव ने देख लिया था, तो उसने तिरछी मुस्कान के साथ उसे ताना मारा, ऐसा रहीज़ों वाला खाना तो तूने कभी देखा भी नहीं होगा, खाना तो बहुत दूर की बात है। मानव किसी बकवास सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वो उसे डांटने लगा, मानव, कितनी बार आपको समझाया है कि किसी के भी साथ इस तरह से बात नहीं करते हैं। सी इज़ सॉरी टू अयांश राइट नाउ। अनिरुद्ध अयांश पर बुरी तरह से चिल्ला गया, तो वो काफ़ी डर गया। गीतांजलि और जानकी भी अनिरुद्ध का ऐसा रूप देखकर काफ़ी डर चुकी थी। उन दोनों को तो बेचारे मानव के लिए बुरा भी काफ़ी लग रहा था, मगर फिर उन दोनों को ये भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मानव ने ही गलती तो करी ही थी। तभी अयांश ने भी मानव को पलट कर जवाब दिया,
मेरी मम्मा भी अच्छा खाना बनाती है और मेरी नानी भी, समझा तू। ऐसा रहीतो वाला खाना मैं जब चाहूँ तब खाता हूँ। अगर मैं आधी रात को भी बोलूँ तो मेरी मम्मा आधी रात को उठकर मेरी फरमाइश पूरी करती है। मेरे मन का खाना बनाती है क्योंकि मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। आई बात समझ। तुम मेरे बेटे के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। अभी के अभी सॉरी कहो मानव से। कुसुम अयांश को डांटने लगी तो अयांश उसकी आंखों में देखने लगा। अब तो माहौल गर्म होते जा रहा था। अनिरुद्ध बात को संभालने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अभय की आवाज़ गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ पर? अभय ने अभी तक अयांश को नहीं देखा था कि आज वो भी राधा मैंशन में मौजूद है। उसने फिर अपने घर के सभी मेंबर्स को नोटिस किया था सिर्फ। मौका देखते ही मानव ने रोने जैसी शक्ल बना ली और भागकर अभय के पैरों से लिपट गया। डैड, चाचू ने मुझे डांटा। इतना कहकर वो झूठ जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी हरकत देख अनिरुद्ध को और तेज गुस्सा आने लगा कि उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अभय अनिरुद्ध को गुस्से से घूरने लगा, मगर इतने में अनिरुद्ध सामने से हट गया, जिसके बाद अभय का गुस्सा शांत हो गया और वो वजह भी समझ गया कि आखिर क्यों अनिरुद्ध ने मानव को डांटा। अयांश को देखते ही मानव अभय का मन किया कि वो अपने बेटे को अपने सीने से लगा ले, मगर अभी सही वक्त नहीं था उन दोनों के मिलन का, इसलिए अभय बस हल्का सा मुस्कुरा दिया अयांश को देखकर। मगर अयांश ने बदले में अभय को मुस्कान नहीं लौटाई। उसने उसे देखते ही अपनी नाक से कोड़ ली और आंख फेर ली। उसके ऐसे नखरे नोटिस कर अभय को आयशा की याद आ गई। वो भी ऐसे नखरे अक्सर क्या करती थी। तभी मानव ने उसे पुकारा, डैड आप सुन रहे हो? चाचू ने मुझे डांटा। मानव की आवाज़ सुनकर अभय को वापस ध्यान आया कि मानव ने उससे क्या कहा था। अभय ने मानव को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार से समझाने लगा। मानव, हो सकता है ना कि आपने कोई गलती करी हो, इसीलिए चाचू ने आपको डांटा हो। चाचू ने आपको आपके भले के लिए ही डांटा होगा। ऐसे बुरा नहीं मानते, चाचू बड़े हैं आपसे, बड़ों की डांट का बुरा नहीं मानते। मानव को अभय के प्यार से समझाने पर बात समझ में आ गई, मगर कुसुम ने वापस से मानव को भड़का दिया, ये कहकर कि नहीं, देवर साहब को कोई हक नहीं है हमारे बेटे को डांटने का या उसे समझाने का। मानव के माँ बाप अभी जिंदा हैं। उसे कुसुम अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि तभी अयांश बीच में बोला, हाँ सही कहा आपने गंजी आंटी, आपके बेटे को बिगाड़ने का राइट सिर्फ आपको और आपके हस्बैंड को ही है, अंकल को नहीं। इस वक्त कुसुम ने अयांश की पहली वाली लाइन पर तो ध्यान नहीं दिया, मगर लास्ट वाली लाइन पर ज़रूर ध्यान दिया जब उसने उसे गंजी आंटी कह के बुलाया। वहीं काफ़ी देर से अनिरुद्ध अभय की तांजलि और जानकी अपनी हंसी रोके हुए थे, क्योंकि कुसुम के सिर पर वो पल्लू सरक कर नीचे आ चुका था, जिस वजह से अब अनिरुद्ध और बाकी सब उस पर हंस रहे थे। जब कुसुम को ये एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपने सिर पर पल्लू ढका लिया, मगर अब ये सब करने का क्या ही फ़ायदा था, क्योंकि उसने गंजेपन का राज अब अनिरुद्ध और मानव अयांश के सामने आ चुका था। तभी अयांश कुसुम से बोला, आंटी आप ना एकदम गंजी चुड़ैल लग रही हो, और फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अयांश को यूँ कुसुम पर हंसता देख मानव को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर अयांश को ज़ोर से पीछे के लिए धकेल दिया, मगर इतनी देर में उसे अनिरुद्ध ने संभाल लिया। डर के कारण अयांश ज़ोर से चिल्लाया, मम्मा, कि उसके चिल्लाने की आवाज़ आयशा के कानों तक पहुंची। बेदी मैंशन में इस वक्त टेंशन का माहौल था, क्योंकि आयशा का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मुझे मेरा बेटा ला कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है, मुझे 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 बस मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं। ना जाने मेरा बेचारा बच्चा, मासूम सा बच्चा किस हाल में होगा। आयशा सिसकते हुए सब बोले जा रही थी, वहीं ऋषि उसे संभालने की कोशिश में लगा हुआ था। सायशा ने लगभग पूरी सोसाइटी में अयांश के बारे में पूछ लिया था, मगर कहीं से भी उसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सबका जवाब ना ही था। उनमें से किसी ने भी अयांश को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ वेद वॉचमैन की अच्छी खासी क्लास लगा रहा था, क्योंकि जिस समय अयांश मेन गेट से बाहर निकला था उस समय वॉचमैन सो रहा था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं लग पा रहा था कि अयांश ये कहाँ गायब हो गया।
तभी साइशा मार्ट के अंदर चली गई, इस उम्मीद में कि शायद मार्ट में किसी ने अयांश को देखा होगा या उनकी सीसीटीवी फुटेज में कहीं अयांश नज़र आ जाए। साइशा ने मार्ट को के ओनर को अयांश की तस्वीर दिखाई तो उन्होंने भी अयांश को पहचानने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि सुबह से न जाने कितने ही लोग गुजरे होंगे उस रास्ते से, तो क्या वो आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखेंगे। मार्ट के ऑनर का रूड बिहेवियर देख साइशा को रत्ती भर पसंद नहीं आया, मगर इस वक्त उसका मेन फोकस सिर्फ अयांश था। वो मार्ट के ओनर से रिक्वेस्ट करने लगी कि बस एक बार वो उसे पूरे दिन का फुटेज चेक करवा दे। उसकी तड़प को देखकर मार्ट का ओनर राज़ी हो गया उसे फुटेज दिखाने के लिए, क्योंकि ओनर को भी इस बात का डर था कि कहीं अगर उस बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच हो गई और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर पूरी सोसाइटी और आसपास के सारे मार्ट को घसीट लिया जाएगा, और अगर ऐसे में साइशा ने ओनर के मार्ट का नाम ले लिया तो बात पूरी तरह से बिगड़ जाएगी और उसका मार्ट बंद भी हो सकता है। बस इसीलिए मार्ट का ओनर साइशा को फुटेज दिखाने के लिए राज़ी हो गया। ओनर ने साइशा को सुबह 11 बजे ये सारी फुटेज दिखानी शुरू करी। फुटेज जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे टाइम भी आगे बढ़ रहा था। आखिरकार साइशा की नज़रों में अयांश को उस फुटेज में पकड़ लिया और उसके साथ मौजूद उस शख्स को भी। साइशा अयांश के साथ मौजूद अनिरुद्ध को देखकर एकदम हैरान रह गई। उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने मन में बोली, इसका मतलब कि अनिरुद्ध को पता चल गया है कि आयु अभय का बेटा है। इसका मतलब कि अनिरुद्ध आयु को अपने साथ ले गया। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नीनी बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी। साइशा की फेशियल रिएक्शन देखकर मार्ट के ओनर ने उससे कहा, क्या हुआ मैडम, मिला आपको आपका बच्चा कहीं इस फुटेज में? तो साइशा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, थैंक यू सो मच। फिर वो मार्ट से बाहर चली गई। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और सीधा वेद को फ़ोन लगाया। इस वक्त वेद और ऋषि आयशा को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी वेद का फ़ोन रिंग किया। सायशा का नाम देखते ही वेद ने तुरंत उसका कॉल पिक कर लिया और अयांश के बारे में पूछने लगा। कुछ पता चला? वेद ने सायशा से पूछा। तो उसका जवाब सुनकर वो काफ़ी खुश हुआ मगर दुखी भी। अब वो सोच में पड़ गया कि क्या उसे आयशा को बताना चाहिए कि अयांश अनिरुद्ध के साथ है। तभी ऋषि ने वेद से कहा, क्या हुआ? क्या कहा सायशा ने? मिल गया है, अयांश अनिरुद्ध के साथ है, वेद ने जवाब दिया। तो आयशा झटके के साथ सोफे से खड़ी हुई हो गई और वेद को घूरने लगी। मेरा बच्चा उस स्टोर के पास है, आज मैं इन राठौड़ ब्रदर्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर आयशा मैंशन के बाहर निकल गई और ऋषि और वेद उसके पीछे पीछे। कुछ ही देर में आयशा, सायशा, वेद और ऋषि राठौड़ मैंशन पहुंचे, जहाँ पहले से ही तमाशा लगा हुआ था। अभय ने मानव को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और अनिरुद्ध ने अयांश को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं आज तुमने। इतना गुस्सा कि अब तुम गुंडागर्दी करने लगे हो। आइंदा अगर तुमने अयांश के साथ किसी तरह की भी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ? अब सॉरी बोलो अयांश को अपने किए के लिए। अभय ने इस वक्त अनिरुद्ध ने इस मानव को पकड़ा हुआ था। वो सीन देखकर राठौड़ मैंशन के एंट्रेंस पर खड़े आयशा, सायशा, वेद और ऋषि, इन चारों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाह, अपने बेटे को मार रहे हैं आप इस पराये लड़के के लिए। कुसुम अभय पर भड़क गई, मगर तभी अभय ने उसे कहा, बच्चा पराया हो या अपना, मानव को हक नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करने का। माँ बनी फिरती हो ना तुम इसकी, तो ज़रा इसे तमीज़ भी सिखाओ। तभी मेन एंट्रेंस पर खड़ी आयशा को देख के तांजलि भूली। आयशा का नाम सुनते ही अभय, कुसुम और अनिरुद्ध पीछे मुड़े। उसे देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में? कुसुम ऐंठते हुए आयशा से बोली, मगर आयशा ने उसे इग्नोर किया और इतनी देर में अयांश अनिरुद्ध की गोद से नीचे उतरकर अपनी माँ के पास भाग गया। मम्मा! अयांश सीधा आयशा के पैरों से लिपट गया। आयशा ने भी बिना देरी करे अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और अनिरुद्ध को खांच जाने वाली नज़रों से घूरते हुए वेद से बोली, वेद, अनिरुद्ध सिंह राठौड़ के खिलाफ केस फाइल करवाओ। बच्चा चोर है ये आदमी।
वेद आयशा से कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुसुम फिर से बोली, ओह तो ये बात है, ये बदतमीज़ बच्चा तुम्हारा है। मगर फिर से आयशा ने कुसुम को इग्नोर किया और वहाँ से जाने लगी। मगर तभी अयांश अपनी माँ से बोला, मम्मा आपको पता है मानव ने मुझे धक्का दिया। तो आयशा के चलते चलते कदम रुक गए। वो वापस पीछे मुड़ी और मानव को गुस्से से घूरने लगी। तो मानव डर गया और गीतांजलि के पीछे छुप गया। कायर। आयशा ने मानव को कायर कहा तो अभय हैरान रह गया। और कुसुम, उसका तो गुस्सा ही साथ में आसमान पर पहुंच चुका था। कुसुम आयशा से बोली, हमारे बेटे को कायर बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। मगर आयशा ने कुसुम को अब भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और मैंशन से बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो पांचों विधि मैंशन पहुंचे। आयशा ने सबसे पहले अयांश को चीप भर के प्यार किया। मगर इतने में ऋषि ने अयांश से कहा, अयांश एक बात का जवाब दो मुझे कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। तुम ऐसे ही किसी अनजान के साथ कैसे चले गए। तो अयांश ने भी ऋषि को र्यूडली जवाब दिया, आप कौन होते हो आयु से क्वेश्चन आंसर करने वाले। आयु से क्वेश्चन आंसर करने का राइट सिर्फ आयु की मम्मा के, मासी के, नानू नानी और बड़े मामू छोटे मामू के पास है, आउटसाइडर्स के पास नहीं है, राइट। अयांश के ऐसा जवाब सुनकर ऋषि आयशा को देखने लगा, इस उम्मीद से कि शायद वो अपने बेटे को डांटे उसके साथ इस तरह से बात करने के लिए। मगर आयशा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने तो अयांश को अपनी गोद में उठाया और उस आयशा से बोली, आयु को भूख लगी होगी, इसके लिए कुछ बना दे और हम लोगों के लिए कॉफ़ी। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर अयांश को रूम में ले गई। सायशा किचन में जाने से पहले ऋषि से बोली, ऋषि आज भी गलती तुम्हारी ही थी। जब तुम जानते हो कि अयांश तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है तो फिर क्यों तुम बार बार उसका बाप बनने की कोशिश करते हो। क्यों, मैं अयांश को अपना बेटा मानता हूँ, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। तभी वेद बोला, मगर अयांश तो तुम्हें अपना पिता की नज़र से देखता ही नहीं है, तो क्यों बीच में बोल रहा है। ऋषि वेद पर भड़क गया तो वेद चुप हो गया। सायशा को ऋषि का वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने वेद की साइड लेते हुए उससे कहा, वेद के साथ तुम तमीज़ से बात करो। और वैसे भी अयांश के मिसिंग हो जाने पर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, हम लोगों ने यहाँ सिर्फ वेद को बुलाया था। तुम तो ज़बरदस्ती कबाब में हड्डी बन जाते हो, ना जाने क्यों। सायशा ऋषि को काफ़ी हद तक बेइज्जत कर चुकी थी, मगर वो था कि वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेशर्मों की तरह अभी भी सोफे पर ही पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। अपना सिर नाम मिलाते हुए सायशा बड़बड़ाई, बेशर्म कहीं का। अब फिर वो किचन में चली गई। वहीं ऊपर रूम में आयशा ने अयांश के कपड़े चेंज करवा दिए थे और उसके फेस पर क्रीम लगाते हुए उससे बोली, बेटा आप उन अंकल के साथ उनके घर क्यों गए। मम्मा मैं नहीं गया था, वो अंकल बोल रहे थे कि वो आपके दोस्त हैं और उन्होंने मुझे आपका नाम भी करेक्ट बताया, कोको मासी का नाम भी, बड़े मामू छोटे मामू का भी, तो मुझे लगा कि वो सच्ची में आपके दोस्त हैं। अयांश ने जवाब दिया तो आयशा ने उसे डांटना शुरू कर दिया, तो घर से बाहर ही क्यों निकला, मना किया हुआ है ना मैंने तुझे, इधर घर से अकेले बाहर नहीं निकलना है। फिर भी तू अपने ही मन की करता है, कभी तो मम्मा की बात मान लिया कर। मैं तो बिल्लू को पकड़ रहा था, वो घर से बाहर निकल गई थी तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। इतने में मुझे वो अंकल मिल गए, उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपको जानते हैं और हमारा घर भी जानते हैं, क्योंकि मैं घर का रास्ता भूल गया था ना, इसलिए। अयांश अपनी माँ को पूरा किस्सा बता रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और सायशा बोली, अभय आया है। अभय का नाम सुनते ही आयशा की धड़कनें तेज़ हो गईं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।